हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। और हम आ गए हैं आपके लिए बाल विकास की टेस्ट सीरीज लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम टॉप 30 प्रश्नों को हल करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बाह्य आवाज के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है बाह्य आवाज के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन है वो व्यक्तित्व के वर्णन का जो दृष्टिकोण है वो क्या कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतही दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन थ्योरिकल है, पेपर आपका रीड का है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किस स्तर पर पाए जाते हैं। तो वो आपको बताना है बुद्धि स्तर में, आवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी। इन सभी के आधार पर व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसके उत्तर की तरफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समस्या। चिंतन प्रभाव होने के लिए जो आवश्यक है वो है समस्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किसने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, विनय ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टर्मन ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। दोस्तों आपको बताना है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक है जो अधिक प्रबल होता है। संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। बताएं दोस्त, इसका सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपलब्धि। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि के अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट या स्वस्थ वातावरण। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है जिससे पिछड़ेपन पर कोई विशेष ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण से पिछड़ेपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे तो और पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है व्यक्तिगत का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटल ने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, रीड का पेपर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता भी हूँ, मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, इसलिए आपको आज भी मैं रीड का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। 2016 का पेपर है, 7 फरवरी 2016 का पेपर है, जिसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है, व्यक्तिगत का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस ने। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो किया था हिप्पोक्रेटस ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य तथा
विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थर्स्टन ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। थर्स्टन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है? आपको बताना है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है रक्षात्मक यांत्रिकता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक सेकंड फ्रेंड, मैं कर लूँ सेट पहले क्वेश्चन को, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो और ऑप्शन भी अच्छे से देखें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने देखो मैंने बताया भी था, रीट का पेपर है। एक सेकंड फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जब खिसक जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी मुश्किल से सेट हो पाता है। फिर भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रीट 7/2/2016 का क्लास फर्स्ट से फिफ्थ यानी कि प्राथमिक लेवल का फर्स्ट पेपर है। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट पेपर है 7 फरवरी 2016 का। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, मैं केवल रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए मॉडल पेपर जितने ज़्यादा हो सकता है संभव लेकर आता हूँ और लेकर आता रहूँगा। बस आप चैनल के साथ बने रहे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे और आपके पेपर में बिल्कुल सफलता आपकी निश्चित है। बस आप चैनल के साथ बने रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न है वो है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? किसके कारण मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? आपको बताना है ऑप्शंस, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं? आप बताएं हमको इसमें से सही आंसर जो है वो क्या है? तनाव, पिछड़ेपन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। एक सेकंड फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता या ग्रसित की श्रेणी में रखती है, वो कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपको बतानी है जो मानसिक न्यूनता को ग्रसित की श्रेणी में रखती है वो कितनी बुद्धि लब्धि होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपने सही आंसर लगा लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 70 से कम। जी हाँ दोस्तों, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अपन अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन से बालकों में, कौन से बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों की ग्रहण करने की योग्यता होती है? ऑप्शंस आपके सामने है, पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली या मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन निगेटिव है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शनों में ऑप्शन आपके सामने है, मानक, निर्माणकता, निर्माण निर्माणात्मक, सॉरी फ्रेंड, कुछ जो शब्द हैं कुछ अटपटे हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो आप भी थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया करें। तो ऑप्शंस आपके सामने है, मानक, निर्माणात्मक, योग्यता या सीसीई? जी दोस्त बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानक। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, मानक अपना सही आंसर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन निगेटिव है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लें, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको कराने हैं, बहुत सारे सेट पेपर हैं इसलिए।
तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, और मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। जी हाँ दोस्तों, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये है आपका सही आंसर, जो कि सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं कौन सा जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ले चलता हूं आपको सही आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आश्रित चर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी का रूप है वो है आश्रित चर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और ये भी देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये है आपका आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, आरटीई, एनसीएफ, इनसे भी आपके क्वेश्चन बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको लेकर आता हूं मॉडल पेपर, जिससे आपके किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस ना छूट पाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 40, 42, 45, 48। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। ले चलता हूं इसके सही आंसर की तरफ, तो इसका सही आंसर जो है वो है 45 घंटे। जी हाँ दोस्तों, एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ से भी आपका क्वेश्चन आ गया है। एनसीएफ 2005 बल देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एनसीएफ 2005 जो बल देता है वो किस पर देता है। ऑप्शंस आपके सामने, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करके सीखने पर। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है वो करके सीखने पर बल देता है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या अधिगम अनुभव। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको इसके आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन के जो त्रिकोण का भाग है वो बाकी के तीनों ऑप्शंस हैं, और जो शिक्षण अनुभव है ये आपका मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है अनुसंधान के महत्व के बारे में। 3 कथन है जो बिल्कुल सही है, और 1 कथन है जो गलत है। वही गलत कथन आपको ढूंढ निकालना है। ले चलता हूं मैं आपको सही आंसर की तरफ। तो इसमें से तीनों ही ऑप्शंस हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। चारों ऑप्शंस को उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। अगला ऑप्शन है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन सी, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। और लास्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही कथन अनुसंधान के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ फ्रेंड्स, आ गया है परिभाषा, कथन कह लें, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है यह कथन जो है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है, किसके द्वारा दिया गया है। वुडवर्थ महोदय, रॉस महोदय, या एनास्टी महोदय, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो कथन है वो दिया गया है ऑप्शन बी, रॉस महोदय के द्वारा। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है वो किस वर्ष में होता है। ले चलता हूं मैं इसके सही आंसर की तरफ। आपको इतना ही समय दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा मैं आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 वर्ष।
जी हाँ दोस्तों, 11 वर्ष में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है शारीरिक विकास का क्षेत्र। स्नायु ऑप्शंस आपके सामने है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या ये सभी। तो मैं आपको बता दूं, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है उनमें ये तीनों ही आ जाते हैं, तो इसलिए अपना सही जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न जो है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अवस्था से क्वेश्चन आया है ये। तो आपको बताना है वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यकाल अवस्था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत किसको कहा जाता है। समानता सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को, या औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आंसर फर्स्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, या अभिप्रेरणा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस, आंसर आपके दिमाग में दौड़ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा है, जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों में पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष में, 6 अथवा 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सही आंसर। तो ले चलता हूं मैं आपको सही आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 अथवा 4 वर्ष की उम्र तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदेग। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, और और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देख लिया करें, जिससे होगा ये कि आपको ये क्वेश्चंस रट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, आप या तो इनको नोट कर लिया करें, या वीडियो को 1-2 बार और देख लिया करें, तो जिससे होगा ये कि आपको ये क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाएंगे। यही क्वेश्चन हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अर्जित प्रेरक का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अर्जित प्रेरक का उदाहरण। ऑप्शन आपके सामने, भूख, पुरस्कार, रुचि, या विश्राम। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुचि। जी हाँ दोस्तों, रुचि है वो अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति छरा, सॉरी फ्रेंड्स, छरा नहीं, यहाँ पे द्वारा है, तो यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे पढ़ेंगे अपन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। जी दोस्तों, आपको बताना है सही आंसर। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भावात्मक जागृति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अब प्रेरणा जो वर्णित होती है वो होती है भावात्मक जागृति द्वारा। बढ़ते हैं इस टेस्ट सीरीज के अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न जो है वो है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं।
तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, और सही आंसर इसका आपने लगा लिया होगा। यह है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक। जी हाँ दोस्तों, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इसी के साथ आपके ये 30 प्रश्न हैं जो सॉल्व हो चुके हैं पूरे। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आता है। और हाँ, एक बार और मैं आपको बता दूं, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।